तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है परफेक्ट वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। तो चलिए, तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, शिहाओ और वू शुआंग की फाइट हुई थी, जिसमें दोनों ही हेवली इंजर्ड होकर मारे गए। तो चलिए इस वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पिछले एपिसोड ज़रूर देखें। तो एपिसोड की शुरुआत में हम शिहाओ को देखते हैं। उससे लग रहा था कि उसने सच में ही वू शुआंग को सच में देख लिया, पर ब्लैक क्रो कहता है तुमने उन्हें देखा भी और नहीं भी। यानी वो हुई शुआंग का असली शरीर नहीं था, सिर्फ उसकी बची खुची पावर थी। जो असली हुई शुआंग से मिलना पूरी दुनिया के लिए तबाही होती। क्रो बताता है कि जहाँ ही उस शिहाओ खड़ा था वो एक हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन कोड है, मतलब थोड़ा ही शुआंग का इम्प्रिंट, थोड़ा एक पुराना युवा वॉरियर की असली लड़ाई, दोनों मिक्स होकर एक रियल इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे। इसी जगह इमॉर्टल एंशिएंट का लास्ट फेज में एक यंग वॉरियर ने ही वो शुआंग से बैटल किया था और उस बेचारे वॉरियर को ही शुआंग ने मार दिया था। ब्लैक क्रो एक बड़े सच का खुलासा करता है, ही शुआंग अभी जिंदा है। शिहाओ और लिटिल हेवनली ऑन्ट किंग का दिल कांप उठता है। आखिर इतने सालों बाद वो कितना पावरफुल हो चुका होगा। पर क्रो बोलता है ही वो शुआंग उससे ले गया। लिटिल हेवनली एंड किंग और शिहाओ दोनों स्क्रिप्चर ढूंढने आए थे, पर ब्लैक क्रो बोलता है ही वो शुआंग उससे ले गया। यह सुनते ही दोनों का दिल टूट जाता है, पर अचानक क्रो एक बड़ा राज बताता है। स्क्रिप्चर माउंटेन पर ही लिखा हुआ है, वो नष्ट नहीं किया जा सकता। ही वो शुआंग सिर्फ 4 पेजेस ले गया है, लेकिन स्क्रिप्चर टोटल 9 पेजेस का है। ही वो शुआंग कभी भी पूरा स्क्रिप्चर कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। बाकी के 5 पेजेस 9 हेवन 10 अर्थ के सबसे डेंजरस लैंड्स में छुपे हुए हैं। वहां जाने के लिए जिंदा बचकर निकलना जरूरी है। क्रो बोलता है स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए एक वाइट बोन की चाहिए। शिहाओ अपने बैग से एक चुन कर निकाली हुई वाइट बोन की को निकालता है। क्रो शॉक था। ये वो स्क्रिप्चर की है। ये वही चाबी थी जिससे शिहाओ ने 3 साल पहले इमॉर्टल बैटलफील्ड में पाया था। अब उसके पास इनस्क्रिप्चबल स्क्रिप्चर को खोलने का पावर थी। क्रो बोलता है इस की के साथ तुम इनस्क्रिप्चर पा सकते हो। अब शिहाओ के पास मौका था ही शुआंग को टक्कर देने का। शिहाओ और लिटिल हेवनली एंड किंग की सारी उम्मीदें और मेहनत एक ही चीज़ पर टिकी थी, इनप्रिंसिपल स्क्रिप्चर, और अब वह उनके सामने थी। शिहाओ और लिटिल एंड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतनी मुश्किलों, इतनी फाइट्स, इतना कन्फ्यूज़न, लेकिन सबका जवाब यही था। पीक के अंदर लिटिल एंड गुस्से में बोलता है ही वो शुआंग तूने समझा था सिर्फ तू ही स्क्रिप्चर ले जा सकता है। अब देख मैं भी आ गया हूँ। शिहाओ भी एक्साइटेड था, लेकिन सब थोड़ा कॉशियस भी। उसकी नज़र ओल्ड क्रो पर टिकी थी। शिहाओ सोच रहा था ये क्रो सही बोल रहा है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्रो ने उसकी सोच को समझ लिया और बोला अच्छा है, एक्साइटमेंट में भी अगर तू अलर्ट रहा है तो असली वॉरियर की निशानी है। क्रो बोलता है अब वाइट बोन की को इस्तेमाल करो और इन स्क्रिप्चर को जगाओ। शिहाओ की एक्टिवेट करता है। माउंटेन एकदम से रिवाइव होने लगता है, जैसे उसमें जान आ गई हो। पहले सूखे हुए पत्थर थे, फिर हल्की ग्रीनरी निकलने लगी, फिर पूरा माउंटेन गोल्डन ग्लो में चमक उठा। ग्रैंड स्क्रिप्चर साउंड्स आसमान में गूंज उठे। गोल्डन स्क्रिप्चर पेजेस आसमान में 4 गोल्डन बीस्ट स्किन्स पेजेस दिखने लगे। उनके ग्रिड सन, मून और स्टार्स घूम रहे थे। शिहाओ और लिटिल एंट ने पेजेस पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतने हेवी थे जैसे ही एक छोटा सा यूनिवर्स उठाना हो। लिटिल एंट चीखता है ये इतना भारी क्यों है, इससे उठाना पॉसिबल नहीं है। क्रो बोलता है यह नॉर्मली बीस्ट स्किन है नहीं है, ये स्क्रिप्चर है, तुम्हें बस इसे याद रखना है, इसे ले जा नहीं सकते। दोनों नीचे बैठ के पेजेस को पढ़ने लगे। कैरेक्टर्स पुराने भी नहीं, नए भी नहीं, पर फिर भी शिहाओ उन्हें समझ सकता था।
क्योंकि ये दाव का रूप है। हर एरा हर समय के ऊपर स्लोली दोनों 4 पेजेस अपने माइंड में रीड कर लेते हैं और गोल्डन सीड्स एकदम से डिम होने लगती हैं। इट्स डिसअपियर्ड। लिटिल एंड शॉक में था। क्रो समझाता है, हाँ, जब कोई स्क्रिप्चर को पूरी तरह याद कर लेता है तो वह अपनी जगह तभी आता है जब लाखों साल गुजर जाते हैं। ये सुनकर दोनों समझ गए कि स्क्रिप्चर किसी क्रॉप की तरह है। एक बार कट करो फिर बहुत लंबा टाइम लगता है दोबारा ग्रो होने में। लिटिल हेवनली एंड पूछता है, बाकी के 5 पेजेस इनकम्प्लीट क्यों हैं? क्रो कहता है, क्योंकि वो सारे अपर हाफ लोअर हाफ मिलते हैं। लैंड ऑफ अनडाइंग में वो दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है। वहाँ जाना मतलब मौत को इनवाइट करना। सी हाउ समझाता है, पहले अपर हाफ को मास्टर करो। तुम्हारे फादर ने भी अपर हाफ से लॉन्ग लाइफ डोमेन तक पहुँच लिया था। लिटिल हेवनली एंड फाइनली बोलता है, यहाँ से उनकी रियल जर्नी शुरू होती है। इनस्क्रिबल स्क्रिप्चर के ऊपर हाफ को समझना और एक दिन लैंड ऑफ अनडाइंग में जाके बाकी 5 पेजेस को कलेक्ट करना। सीन सैडली था। सी हाउ और लिटिल हेवनली एंड किंग के चेहरे पर सुकून था। अनडाइंग स्क्रिप्चर मिल चुकी थी। ये उनकी सफ़र का सबसे बड़ी जीत थी। लोअर हाफ अभी लैंड ऑफ अनडाइंग में थी, लेकिन उन्हें करेंट रियलम का हिसाब से अभी अपर हाफ को मास्टर करना ही काफ़ी था। क्रो उन्हें रिमाइंड करता है, ज़्यादा देर तक मत रुकना। यहाँ जो बेलफुल एनर्जी दबाई गई है ना, अगर ऊपर आने लगी तुम दोनों करप्ट हो जाओगे। यहाँ पुराने नेविगेट्स की लाशें दफन थी। कभी कभी उनकी किलिंग इंटेंट इरप्ट होता था, जिससे सुप्रीम पावर हाउस भी हैंडल नहीं कर पाते। सी हाउ वो करता है, सीनियर शुक्रिया। क्रो उनकी आंखों में देखकर कहता है, स्क्रिप्चर को कंज्यूमेट लेवल तक कल्टीवेट करना इजी नहीं होता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कर पाओगे। सी हाउ कहता है, आई विल सक्सीड। माउंटेन कोलैप्स हो गया था। सी हाउ एंड किंग उदास होकर पूछता है, हम ये सब ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? क्रो कहता है, चिंता मत करो, अगर दूसरे लोग कभी आए भी वो समझेंगे ये सब उन्हीं के पुराने काम की वजह से हुआ है। एक वेव और ब्लैक स्मोक बनकर क्रो पत्थरों में चला जाता है। सी हाउ टर्न होता है, सीनियर अंटिल नेक्स्ट टाइम। पर वो खुद सोचता है, क्या सच में दोबारा मिल पाएंगे? क्योंकि वो जानता था क्रो असल में क्या है। पीछे एक की साउंड होती है। ब्लैक स्मोक शेप लेकर क्रो बनता है। फिर होंग वो एक एक करके बड़े बड़े रूपी फेसेस बन जाते हैं। सोरो के बारे में, सोरो से भरे हुए, डिसअपियर से भरे हुए। फिर वो फेसेस धुंधले पड़ने लगते हैं, बेलफुल एनर्जी बनकर ज़मीन में लौट जाते हैं। ये सब हीरोइक स्पिरिट्स थे जो इमॉर्टल एंशिएंट वॉर में मारे गए थे। उनके बिहेवियर, उनके बच्चे सब अदर वर्ल्ड के हाथों मारे गए थे। पूरी एक कल्टीवेशन को मिटा दिया गया। सी हाउ की आंखें में दर्द भरा गया। दूर जाते वक्त उसे भी फेंट वॉर सॉन्ग सुनाई दे रही थी, जिसमें आंसू, गुस्सा और दर्द छुपा था। सी हाउ की मुट्ठी बंध जाती है। ऐसे में होने लगे तो दुनिया कभी दोबारा गिरने नहीं दूंगा। लिटिल हेवनली एंड किंग की आंखें लाल हो गई हैं। माँ, भाइयों, क्या आप भी यही मारे गए थे? वो लेटा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, अदर्स वर्ल्ड तक लड़ूंगा, आखिर तक खून बहाकर रिवेंज लूंगा। बाहर निकलते ही दोनों शॉक थे। हुआंग वो जिंदा वापस आ गया। ये इम्पॉसिबल था। अल्टीमेट लैंड ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट से कोई भी आज तक वापस नहीं आ पाया। न्यूज़ लाइटनिंग की तरह चिल स्प्रेड करती है। नॉर्दर्न सी से हल्ला मचता हुआ पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। ही ब्रोक द लेजेंड। हुआंग इज़ द हेवन वॉर्पिंग जीनियस। सी हाउ खुद भी सोचता है, अगर मेरे पास रियलम में मुझे ही वो शुआंग मिला होता तो बड़े रियलम वालों को हाफ अनडाइंग बिंग्स मिलते होंगे। वापस आते हुए सब नॉर्मल था।
पर अचानक बूम, आसमान में ब्लैक मिस्ट स्टॉर्म की तरफ फट पड़े। लोग चीखते हैं, डिवाइन पीक्स में घोस्ट इमॉर्टल उठा है। सब भाग रहे हैं। सी हाउ जानता है ये घोस्ट नहीं, कुछ और ही क्रीचर्स हैं। हवा का तूफान उससे उठा कर आउटर स्पेस तक ले जाता है। सी हाउ ऊपर स्पेस में खड़ा है, स्टार्स देख रहे हैं, फील कर रहे हैं इंसान कितना छोटा होता है। तभी 2 फिंगर्स दिखते हैं, एक बुढ़ा जिसने आधा शरीर जैसे कब्र में पड़ा हो, एक जवान जिसे सी हाउ पहचानता है, वांग मैनलॉन्ग, वांग सीक्लैन का आदमी। मैनलॉन्ग कोल्डली बोलता है, तुम जानते भी हो तुम क्यों आए हैं? सी हाउ का चेहरे थोड़ा सफ़ेद पड़ जाता है। वांग फैमिली किल मी। कन्वर्सेशन ऑफ 100। सी हाउ का गुस्से में पूछता है, पहले मैंने ही ढकेलने, फिर सर्वेंट जैसी ट्रीट और अब सीधा मारने की कोशिश। एल्डर कामली बोलता है, तुम गिफ्टेड हो इसलिए डेंजरस हो। तुम बड़े हुए तो हमारी फैमिली के लिए डिजास्टर लाओगे। सी हाउ बोलता है, हेवनली डायटी इंस्टीट्यूट के ग्रेट एल्डर को पता चला तो एल्डर कोई नहीं जानेगा। एल्डर कहता है, कोई नहीं जानेगा। लोग समझेंगे डिवाइन स्पीक्स के घोस्ट इमॉर्टल तुम्हें खा गए। मैनलॉन्ग बोलता है, इंस्टीट्यूट में जाओ, मैंने तुम्हें प्रोवोक किया, वो सब प्लान था ताकि तुम हमारी मौत को जस्टिफाइड किया जा सके। वो हंसकर बोलता है, ग्रेट एल्डर सिर्फ मुझे पनिश करेंगे पर वांग क्लैन से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। ओल्ड एल्डर हाफ अनडाइंग बोलता है, मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा। सी हाउ की आंखों में ठंडक आ जाती है। सी हाउ कहता है, तुम मुझे इतना क्यों दुश्मन मानते हो? एल्डर कहता है, सिंपल है, तुम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हो, आगे चल के तुम हमारी फैमिली को हिला दोगे। फिर सबसे शॉकिंग बात पता चलती है, अदर वर्ल्ड के जो घुसपैठिए हैं वो हमें दुनिया जले या डूबे हमें क्या करना, लॉन्ग लाइफ फैमिली बच जाएंगे, हमारे पास अपने तरीके होते हैं। सी हाउ बोलता है, फ्यूरियस हो जाओ, तुम दुनिया को बर्बाद होने दोगे? एल्डर बोलता है, बचने वाले सिर्फ हम हैं। एल्डर बोलता है, बचने वाले सिर्फ हम हैं। तुम अल्टीमेट लैंड ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट में गए थे, जिंदा लौट आए, कुछ न कुछ मिला होगा तुम्हें, वो हमें दे दो। सी हाउ दांतों को निकाल कर हंसता है और कहता है, ओल्ड थिंग, तुम्हारी वांग फैमिली के सब लोग मरेंगे। सुनकर सी हाउ को पूरा खून उबलने लगता है। सी हाउ पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, तुम लोग इस दुनिया के लिए श्राप हो। वांग फैमिली ने हद पार कर दी थी। सी हाउ को यंग एज में ही मारने की कोशिश, क्रीचर्स फ्रॉम द अदर साइड्स से लड़ने के लिए ये लोग उन्हें साथ मिलकर अपनी सेफ्टी प्लान कर रहे हैं। ये सब होने के बावजूद भी वांग फैमिली का एल्डर मुस्कुराता रहता है। एल्डर कामली हंसी करते हुए बोलता है, दुनिया सिंपल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे एरिस से भी भरी है, तुम बहुत सीधे हो। सी हाउ कहता है, व्हेन द नेस्ट इज ब्रोकन नो एक सर्वाइव्स। अगर अदर साइड तुम्हारे साथ दोस्ती करे भी, एक दिन तुम सब भी मिटा दिए जाओगे। एल्डर कामली कहता है, तुम कुछ नहीं समझते, ये दुनिया तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एल्डर की काम टोन और भी ज़्यादा पॉइजनस लग रही थी, जैसे एक बुढ़ा जहरी लाल सांप हो। लिटिल गोल्डन एंट भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता। लिटिल एंट बोलता है, तुम लोग दुनिया के सबसे बड़े कैंसर हो, शायद इमॉर्टल एंशियंट के डिस्ट्रक्शन में भी तुम्हारा ही हाथ हो। एल्डर्स की आइज़ में और ज़्यादा ठंडी आ गई। एल्डर कहता है, तुम जैसे रेयर स्पीशीज तो हमारी वांग फैमिली के लिए वॉकिंग ट्रेजर हो। लिटिल एंट का गुस्सा पूरे शरीर में कांप गया। एल्डर सीधे सी हाउ की तरफ देखता है, तुम अल्टीमेट लैंड ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट से क्या लेकर आए हो? सी हाउ पूरी तरह से कोल्डली बोलता है, गेट लॉस्ट। सी हाउ के अंदर का गुस्सा वोल्केनो की तरफ फट रहा था। वांग फैमिली की हरकतें घटिया और घटिया होती जा रही थी। एल्डर बोलता है, बस ड्रामा ख़त्म हुआ, चीज़ दे दो वरना तड़पा तड़पा कर मारेंगे तुम्हें। वांग फैमिली का मैंगलोंग हंसने लगता है। एल्डर बोलता है, एल्डर ने स्पेस को सील कर दिया है, आउटर स्पेस पूरी तरह से लॉक है। एल्डर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हैंड इट कवर यंग मैन, मैं टॉर्चर भी नहीं करूँगा।
सी हाउ सडनली स्माइल्स कोल्डिंग। सी हाउ कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? इनस्पिरिचुअल क्रिप्चर। एल्डर और मैंगलोंग दोनों इलेक्ट्रिसिटी की तरह झटका लगता है। उनकी आंखें में ग्रीड पूरी तरह से देखा जा सकता था। सी हाउ कहता है, अगर अभी भी तुम लोग बाहर नहीं आए तो वैंग फैमिली सब कुछ ले जाएगा। एल्डर अलर्ट हो गया, स्पेस को सेंस किया, कुछ नहीं मिला। मैनलोंग, कोई नहीं है, ड्रामा बंद करो। सडनली स्पेस में स्क्रैक रिपल्स फैलने लगते हैं। अ सिल्वर आर्मर मैन अपीयर। देन ब्लैक मिस्ट से एक और टेरिफाइंग फिगर आती है। ग्रीन लाइटनिंग से ग्लोइंग स्पेस। एक ही पल में 3 ग्रेट एक्सपर्ट सामने आए थे, सिर्फ स्क्रिप्चर के लिए। वांग फैमिली के एल्डर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। 3 एक्सपर्ट्स, हमने सिर्फ स्क्रिप्चर चाहिए। एल्डर समझ गया कि गेम बिगड़ चुकी है, फिर भी बोलता है, एल्डर फाइन, 4 कॉपीज बांट लेते हैं। लड़का मेरे लिए छोड़ दो। तीनों चुप रहते हैं। ग्रिड हवा में जल रही थी। सब कुछ सोच रहे थे। सी हाउ डर गया होगा, पर वो बिल्कुल काम था। सी हाउ उन सबको देखता है, फिर सरकास्टिक वे में बोलता है, यान कुआन, युआन किंग नहीं आया। अगर नहीं आया तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। इस लाइन ने सबको रूह तक हिला दिया। एल्डर मैंगलोंग और तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स सब एक पल में शॉक हो गए थे। सी हाउ पूरी तरह से माहौल टेंस था। इतना काम क्यों है? उसके पीछे कौन था? क्या वो सच में एक अलोन था? सब एक ही फीलिंग आई, समथिंग रॉन्ग। सभी की आंखों में एक डर था। सी हाउ इतना जवान होने के बावजूद बिल्कुल काम खड़ा था। उसके खिलाफ इतने सारे ताकतवर लोग आए थे, फिर वो बिल्कुल काम था, जैसे ये सब लोग उसके लिए सिर्फ कुर्बानी का मैसेज हो। इस अनदेखे सुकून ने सभी को बेचैन कर दिया। डर के मारे पागल हो गए हैं क्या वांग मैनलोंग पर, चाहे वो 3 बड़े एक्सपर्ट हों या वांग फैमिली का वो बुढ़ा एल्डर। सभी को एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। वो आसपास की जगह का ध्यान से एग्जामिनेशन करने लगे। सभी की पावर नज़र नहीं आई। अगर कोई यहाँ था भी तो वो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। वांग फैमिली के एल्डर फाइनली गुस्सा हो गया। बच्चे, तुम लोग बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। वो आगे बढ़ा और सी हाउ की गर्दन पकड़ने वाला था। जैसे ही छोटे से बच्चे को उठाने गया हो, वांग मैनलोंग खुशी से चीख उठा। उसके लिए ये बड़ा अच्छा मौका था बदला लेने का। सी हाउ ने हल्की सी सांस ली। तुम्हें मुझे मजबूर कर दिया है। तीनों एक्सपर्ट हंस पड़े। ड्रामा बंद करो। तभी सी हाउ ने अपनी उंगलियों से पकड़ा हुआ जेड का पीस कुचल दिया। एक कोमल रोशनी पूरी तरह से फट पड़ी, सीधे सोल से जुड़ी हुई। वांग फैमिली के एल्डर रंग का चेहरे का रंग उड़ गया। इमॉर्टल नर्चिंग जेड, ये वो खजाना था जिसकी जिक्र सिर्फ पुरानी एंशिएंट टाइम में किया जाता था। सोल के बचाने वाला दाविज्म तक का हिफाजत। जब लाइट के धागे इकट्ठे हुए, एक दूसरा रूप बना। शांत सफ़ेद बाल, कोमल आंखें, पर शरीर पे भयानक शक्ति। उम्मीद नहीं थी हेमिली डाटी इंस्टीट्यूट का ग्रेट एल्डर यहाँ आ जाएंगे। वांग फैमिली के एल्डर को बिल्कुल जम गए। उसके हाथ जो सी हाउ की गर्दन तक पहुँचने वाले थे वही रुक गए। उस एल्डर की हिलने की हिम्मत नहीं थी। उसका चेला वांग फैमिली का मैनलोंग डर के मारे कांपने लगा। एक ही पल में ग्रेट एल्डर ने वांग फैमिली के एल्डर का हाथ तोड़ दिया, फिर उससे एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ कर लिया जिसमें वो सी हाउ को उठाने वाला था। तुम्हारी फैमिली ने हद पार कर दी, ग्रेट एल्डर बोलता है। फिर एक चीज गरज से वो 3 एक्सपर्ट्स जो भागना चाहते थे बिल्कुल रुक गए।
उनका मास्क, आर्मर सब बिखर गया। तीनों अपनी असली बुढ़ी उम्र में लौट आए। सी हाउ निराशा से कहा, युवान किंग नहीं आया, अफसोस। तीनों एक्सपर्ट्स घबरा गए। सीनियर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि हुआंग क्या ढूंढ कर लाया है। ग्रेट एल्डर की आंख बंद की, फिर धीमे पर डोमिनेटिंग आवाज में बोला, अपनी जान खुद ले लो। और तीनों ये सुनकर टूट गए। उनका रुतबा बहुत बड़ा था, पर ग्रेट एल्डर से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कोशिश नहीं की, पर जब वो हिचकिचाए, एक ही पल में ग्रेट एल्डर की तरह सितारों में धार ने उन्हें राख में बदल दिया। बिना किसी दया के वांग फैमिली का एल्डर रंग पीला पड़ गया। ग्रेट एल्डर ने उसके आधे शरीर को उड़ा दिया। सर और खाली खोपड़ी सोल छोड़कर वान मेंगलोंग थरथराने लगा। सिया गुस्से से आगे बढ़ा और उसे शरीर के एक ही मुक्के में कुचल दिया। उसका सर तो ऐसा फूटा जैसे तरबूज की तरह। ग्रेट एल्डर ने सब लाशें अपनी बाहों में रख ली और आगे बढ़े। कहा, चलो वांग फैमिली। सिहाउ हिल गया। ग्रेट एल्डर पर ग्रेट एल्डर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ग्रेट एल्डर बोलता है, कुछ लोगों को बताना पड़ेगा, कुछ बॉटम लाइन को टच नहीं करने चाहिए। सियाओ उनमें से एक है। जो इसे छूने की कोशिश करेगा, मैं उसकी जड़ से ही मिटा दूंगा। तेज हवाएं चलने लगी, तेज तूफान की तरह उठी। ग्रेट एल्डर ने एक ही पल में आसमान फाड़ दिया। सिहाओ के हाथ से पकड़कर सीधे वांग फैमिली की तरफ चल दे निकल पड़े। एक पुरानी और शक्तिशाली क्लैन, वांग फैमिली, दरवाजे पर फैसला सुनाने। तो क्या होगा आगे? पावरफुल विंड रोज, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा 9 हेवन 10 अर्थ हिल रहे हो। ग्रेट एल्डर लाइटनिंग की तरह नीचे उतरे। उनका हर कदम 10,000 लाइट ईयर्स की दूरी को पार कर रहा था, और ये उनकी फुल स्पीड नहीं थी। सिहाउ अंदर ही अंदर शॉक रह गया। उनकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि टाइम फ्रेगमेंट्स हवा में तैर रहे थे। सन एंड मून, स्टार सब ट्रम्बल कर रहे थे। सिर्फ ट्रैवल करने में भी ऐसा विजन पैदा होना ट्रूली अनबिलीवेबल था। ग्रेट एल्डर सिहाउ को लेकर स्ट्रेलर डोम से गुजरते हुए वांग फैमिली की ओर बढ़ने लगे। वांग फैमिली इमेश्योरेबल हेवन में था, इसलिए रियलम वॉल तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। यही वजह थी ग्रेट एल्डर इतनी तेजी से वहां पहुंच सकते थे। सामान्य लोग इतने डिस्टेंस सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये बात 100 ऑफ माइल्स ऑफ ली का था। होंग एक झटके में ग्रेट एल्डर ने अपनी आस्तीन हिलाई और उनके सामने की वॉइड फट गई। वे बाहर निकले और नीचे अर्थ को देखने लगे। सिहाउ स्टन्ड हो गया। अगर वो अकेला आता तो हजारों टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ता, और ग्रेट एल्डर सिर्फ कुछ समय में ही यहाँ आ गए। आगे माउंटेन थे, कुछ ड्रैगन स्नेक्स जैसे किलिंद, ऊपर फ्लाइंग फिनिक्स उड़ रहे थे। पूरा माहौल डिवाइन था। ऐसा महसूस हो रहा था यह जगह लॉन्ग लाइफ वांग पैलेस हो। यह हेवन की सबसे फेमस जगहों में से एक थी। कभी यहाँ से लॉन्ग लाइफ बीइंग्स पैदा हुए थे, जो समय में आपता भी नहीं मरते थे। आज भी यह उतनी ही मेजेस्टिक थी, और यहाँ कोई ट्रबल नहीं करता था। माउंटेन्स एंशिएंट ट्रीज थे, एंशिएंट बीस्ट, खतरनाक बीस्ट घूम रहे थे। अचानक एक चीख गूंजी, कौन है? एक विशाल पर्पल गोल्डन वॉयलेट एप, लगभग 100 फीट ऊंचा, वॉर स्पेयर लिए हुए, रास्ते रोक कर खड़ा हो गया ग्रेट एल्डर के सामने। ग्रेट एल्डर ने ठंडे लहजे में कहा, बंदर, निकल जाओ मेरे रास्ते से। जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे हटो। ग्रेट एल्डर बोले, वांग फैमिली अभी 800 दूर है।
यहाँ रुकने का तुम्हें हक किसने दिया? एल्डर समझ चुके थे कि यह कोई जाइंट फॉर्मेशन बिछाया गया है, बेहद ताकतवर। एप हंसने लगा। सब जानते हैं कि 3000 किलोमीटर के अंदर जाएगा उसे रिस्पेक्ट में पैदल चलना होगा, और तुम उड़कर चले आए। ग्रेट एल्डर का चेहरा ठंडा पड़ गया। बंदर, उन्होंने बस अपनी आस्तीन हिलाई और वो विशाल वायलेंट एप चीखते हुए हजारों ली दूर उड़ गया। एक पहाड़ से टकराकर बेहोश हो गया। इतना पावरफुल वाटर लेवल का एप भी इस तरह पपिट की तरह उछाल दिया गया। ग्रेट 800 लीटर फॉर्मेशन। ग्रेट एल्डर फॉर्मेशन में कदम रखते गए। लाइटनिंग बरस रहे थे, आसमान फट रहा था, बादल उड़ गए थे, जमीन के नीचे लाल मैग्मा फूट पड़ा था। यह फॉर्मेशन इतना डेडली था कि सुप्रीम बींग्स भी इसमें आने से डरते थे। लेकिन ग्रेट एल्डर सिंबल्स को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते रहे। तेज हवा चलती, बड़े बड़े पत्थर उड़ते, जाइंट ट्रीज उखड़ गए। ग्रेट एल्डर से रास्ते तोड़ते हुए निकल गए। कुछ भी क्षण में वे फॉर्मेशन पार कर गए। फिर आसमान से एक गूंजती आवाज आई। कौन है जो मेरे वोंग फैमिली के टेरिटरी में आने की हिम्मत करता है? जैसे ही लाइट डिम फैली, हवाएं इतनी तेज कि पहाड़ हिल गए। 10,000 जिन के पत्थर उड़ने लगे। एक विशाल डिवाइन बर्ड, पूरी तरह से गोल्डन लाइटनिंग में ढका हुआ, हजारों फीट का आसमान को ढकने वाला नीचे उतरा। ग्रेट गोल्डन विंग्ड पेंग सी हाउ दंग रह गया। इसका ब्लड लाइन प्योर था, इसकी कल्टीवेशन बहुत ही हाई थी। ग्रेट एल्डर बोले, हाफ सुप्रीम लेवल का, इम्प्रेसिव। पेंग आसानी से आसमान से उतरा, पूरी धरती पर छाई पड़ गई। वह गर्जा, वांग फैमिली की टेरिटरी में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी मौत का सामना करोगे आज। ग्रेट एल्डर शांत रहे। यह पहाड़ और घाटियाँ वांग फैमिली की प्रॉपर्टी कब से हो गई? तुम जवान हो, पीछे हट जाओ। लेकिन पेंग गुस्से में आग बबूला हो गया। वह तेजी से सुनहरी रोशनी बनकर सियाओ और ग्रेट एल्डर की तरफ झपटा। होंग बोला, आसपास के पत्थर फट गए। सियाओ डर गया। यह ताकत मून को तक तबाह कर दे। लेकिन ग्रेट एल्डर सीधे खड़े थे, सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही सेवरल हैंड 1000 लंबा पेंग उन पर गिरा, वह सिकुड़ने लगा। वह एक हाथ जितना छोटा हो गया। वह तब ग्रेट एल्डर की हथेली में फंस गया था। पंख फड़फड़ाता हुआ पर निकल नहीं पा रहा था। उसकी क्लॉस टकराते ही स्पार्क उड़ रहे थे, खून निकल रहा था। ग्रेट एल्डर बोला, कुमपेंग के वंश और ब्लड लाइन की आज पहरेदार बन चुके हैं। कितने अफसोस की बात है। उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया और पेंग बेहोश हो गया। आगे से एक और आवाज आई। एक दूसरा माउंटेन खड़ा था, उसके सामने एक एल्डर बैठा था। ग्रेट एल्डर ने बोला, वांग मेन लॉन्ग का टूटा हुआ शरीर और एक एल्डर का सर हवा में उछाला। धम से वो आवाज़ें गिरी। दोनों चीजें महल की बड़ी आर्चवे में टकराई और पूरा गेट टूटकर बिखर गया। धूल और धुआं आसमान में भर गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हो सकता है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं कल। शुक्रिया दोस्तों। कम से कम इस वीक के कंप्लीट होने तक हमें 10 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी लोग। रोटी लागे खावे।